बहुत ठंड है आज। बहुत सालों बाद नासिक की ठंड की मजा आई। 2-3 साल से ठंडी नहीं थी। हाँ तो घर में बैठे थे। ठंड होगी तो भी घर में बैठे थे, समझ में भी नहीं आया। यस चलो, ये हुआ क्या स्टार्ट? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विश कर रहे हो, तुम तो विश भी नहीं कर रहे हो। अरे मजाक कर, बस मजाक कर रहा था। यस चलो, सो वी स्टार्टेड विद टाइम वैल्यू ऑफ स्टडी। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी थी। सो लेट्स जस्ट रिवाइज दैट और फिर आगे बढ़ेंगे। सो इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीखा था। व्हाट इज इट? इज अ फॉर्म ऑफ रेंट। एग्जांपल हमारा ये था, जैसे अपन एक प्रीमाइस लेते हैं यूज करने के लिए, तो जैसे किसी और का ये एसेट है जो मैं यूज कर रहा हूँ। इफ आई एम यूजिंग समवन एल्सेस एसेट, तो उस एसेट के लिए मुझे कुछ ना कुछ चार्ज भरना पड़ता है, उसको हम रेंट के नाम से इस खोल लो, रेंट बोलते हैं उसको, करेक्ट? सो इफ यू आर पेइंग something for using someone else's asset, so that something, that charge is known as rent, correct? अब cash is also an asset, funds, पैसे, money is also an asset, जो तुम बैलेंस शीट साइड में दिखाते भी हो, करेक्ट? क्या कर रहे हो? अभी खोलो मत, लगा ले ठीक से तरह से। यस, ध्यान इधर सबका। सो कैश, मनी इज ऑल्सो एन एसेट, करेक्ट? बैलेंस शीट साइड में हम एसेट साइड में दिखाते भी है। तो अगर मैं किसी और के पैसे यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ चार्ज भरना पड़ेगा। उस रेंट को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया था, व्हाट? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेजेस। परसेंटेज में उसका एक रेट फिक्स होता है। सो कैलकुलेशन उसका एक क्लियर कट कैलकुलेशन होता है कि सामने वाले को हम बोल सकते हैं कि हम 20% इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, 10% इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। फिर जितना भी पैसा यूज होगा उसका 10% हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, करेक्ट? सो इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ रेंट फॉर यूजिंग समवन एल्सेस एसेट। विच एसेट? फंड्स। किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं तो उसको रेंट पे करना पड़ता है, उस रेंट को हमने स्पेशल नाम दे दिया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के चार्ज करने के दो अलग अलग तरीके हमने देखे थे, करेक्ट? एक था सिंपल इंटरेस्ट और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिनारियो क्या था? दो बैंक्स थी, बैंक ए, बैंक बी। पहले हम बैंक ए में गए। बैंक ए में हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। बैंक ए को बोला मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स है, 100 रुपीज मेरे पास पड़े एक्स्ट्रा, जो तुम्हारे पास मैं इन्वेस्ट रखना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो एज आई सेड यस्टरडे, अ रैशनल पर्सन विल नेवर कीप हिज मनी आइडल। व्हाइट मनी, ब्लैक मनी तो दिखा भी नहीं सकते हो। सो व्हाइट मनी तो कभी आइडल तो नहीं रखेगा, करेक्ट? आइडल क्यों नहीं रखेगा? बस बिकॉज उस पैसों पे पैसा हम कमा सकते हैं, विच इज नोन एज इंटरेस्ट। किसी और को दे दो यूज करने के लिए, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तुम यूज नहीं कर सकते हो, तो किसी और को दो यूज करने के लिए और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करो, करेक्ट? सो इंटरेस्ट becomes a form of income for the lender and as an expense for the borrower। जो बोरो कर रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस रहेगा, और जो लेंड कर रहा है उसके लिए वो इनकम रहेगा, करेक्ट? तो जिसके पास ये फंड एलोकेशन हो रहा है बेसिकली, जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके पास नहीं है उसको वो दे देता है। समझ में आ रहा है? सो इफ यू हैव एक्स्ट्रा फंड्स यू कैन गिव समवन हु हैज लैक ऑफ फंड्स। सो उसको फंड्स दे दो, फंड एलोकेट हो जाएगा और इनकम और एक्सपेंस ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएगा। नाउ सो बैंक में हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, बैंक ने हमको बोला कि 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर के एंड पे बैंक ने मुझे इंटरेस्ट कितना, इनकम कितना दिया मुझे? 10 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, विच इज व्हाट? 100 का 10%। मैं बैंक के पास गया ही नहीं। उनका फोन आया था कि तुम्हारा 1 ईयर हो चुका है, तुमको पैसे चाहिए क्या? हमने बोला रहने दो, हम अगले साल आएंगे। बैंक ने 100 रुपए वापस यूज करना शुरू किया। सेकेंड ईयर के एंड में वापस इस 100 का 10%, कितना पैसा? ₹10 और इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज नहीं, इंटरेस्ट अलाउ किया, या बेसिकली हमको दे दिए 10 रुपए का और इंटरेस्ट दिया। सो अमाउंट कितने हो गए हमारी बैंक के पास?
एक 120, एक और साल गुजर गया और 10 रुपए का इंटरेस्ट हमको मिला और बैंक के पास हमारा कितना पैसा पड़ा है 130। दिस फॉर्म ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो हमेशा और हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है किस पे, इस ओरिजिनल अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे, विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट। इसलिए धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट अबॉलिश होते जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा यूज होता है। विल गो बैक टू कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन, कल हमने वैसे भी डिस्कस किया था। एनीवेज, एंड हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स होता है, करेक्ट, बिकॉज हमेशा और हमेशा इस 100 का ही 10% कैलकुलेट करने वाले हो, सो ईच ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम। सो सिंपल कैलकुलेशन इसका हो जाता है, अगर प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई किया जाए, रेट इज अ परसेंटेज इसलिए रेट को डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे, सो P इंटू आर अपॉन 100 अगर किया हमने तो हमको क्या मिलेगा, एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा और हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट विल बी सेम for each year. This will be the interest amount, correct, because interest is always going to be calculated on the original principal, which is 100 in our case. So हमेशा और हमेशा ये इंटरेस्ट 100 रुपीज पे ही कैलकुलेट होता है, एंड दैट इज वाई हर साल का इंटरेस्ट सेम ही रहने वाला है, अनलेस इंटरेस्ट का रेट ही चेंज हो जाए। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट भी सेम रहेगा, इसी 100 का हमेशा 10% कैलकुलेट होगा, 10 रुपीज का हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे अगर मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10 इंटू 10 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 इंटू 8 हर साल का 10 10 10 10 ऐसे 8 टाइम्स, तो 10 इंटू 8 हमको इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज 80 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसलिए बहुत ईजी हो जाता है, P इंटू आर अपन 100 करो तो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान इधर, P इंटू आर अपन 100 करोगे तो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को इंटू n कर दो तो n ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। सो इन जनरल टर्म्स हमारा ये एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू n अपॉन 100। कैसे आया ये समझ में आया, P को R से मल्टीप्लाई करो अपन 100 करो तो एक साल का इंटरेस्ट मिलता है, हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम, इसलिए n ईयर्स का इंटू n कर दो, तो टोटल n ईयर्स का मुझे इंटरेस्ट मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये तो इंटरेस्ट मिला, लेकिन पैसा कितना वापस मिलेगा मुझे, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ओरिजिनल पैसा दिया तो वो तो वापस, वो तो बेस अमाउंट है, जो पैसा लोन पे दिया है मैंने या इन्वेस्ट किया है, विच इज ₹100, तो 30 रुपीज का तो इंटरेस्ट मुझे मिल ही रहा है 10 इंटू 3 एंड प्लस ये 100, ऐसे टोटल मुझे पैसा वापस कितना मिलेगा 130 3 साल के बाद। दिस 130 इज नोन एज अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद वाली अमाउंट। मतलब क्या, बैंक के पास मेरा कितना पैसा पड़ा है, अगर मैं आज के आज बैंक से पैसा लेना चाहूँ तो कितना ले सकता हूँ 130। हाउएवर सिनेरियो चेंज होने लगा, लोग क्या करने लगे, 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में बैंक ने मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, मेरा बैंक के पास कितना पैसा पड़ा है 110। बैंक ने मुझे फोन किया, तुमको चाहिए क्या है पैसा, मैंने बोला नहीं, उन्होंने बोला ठीक है हम हमारे पास ही रखते हैं, तुमको अगले साल वापस 100 रुपए पे इंटरेस्ट देंगे। मैंने बोला रुक जा, अगर ऐसा सिनेरियो है तो 110 रुपए मुझे दे दे। मैं जाता हूँ बैंक में, 110 रुपीज लिए बैंक के बाहर निकला, वापस गया बैंक, नया अकाउंट खोलने, पुराना अकाउंट क्लोज किया, नया अकाउंट खोला 110 रुपीज के साथ। ऑटोमेटिकली बैंक को क्या करना पड़ेगा, 110 रुपीज पे मुझे 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें प्रोसीजरल वर्क बढ़ गया, पुराना अकाउंट क्लोज करो, नया अकाउंट 110 के साथ खोलो, मेरा भी काम बढ़ गया, बैंक का भी काम बढ़ गया, मुझे जाना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए, बैंक को भी ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो ये सारी प्रोसीजरल चीजें ना हो, इसलिए बैंक ने क्या करना शुरू किया कि हम इंटरेस्ट ही इस तरीके से देंगे। बेसिकली जैसे हमने इंटरेस्ट के बारे में डेफिनेशन देखी, व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स, कॉस्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेस फंड्स, किसी और के पैसे यूज करने के कॉस्ट है वो या चार्ज है। तो बैंक मेरा पैसा यूज कर रही है, फर्स्ट ईयर में तो 100 रुपीज यूज किया, करेक्ट, फर्स्ट ईयर के एंड में 10 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना पड़ा, तो टोटल पैसा मेरा हो गया बैंक के पास 110। अब सेकेंड ईयर में बैंक मेरा कितना पैसा यूज कर रही है, 100 या 110, ये 10 रुपए भी जो मेरे का बनता है वो भी बैंक के पास ही है। So basically 110 अभी भी बैंक के पास मेरा पूरा का पूरा पड़ा है, सेकेंड ईयर में बैंक विल यूज माय 110 rupees and that is why interest will also be given on 110।
जो बीच का प्रोसीजरल वर्क था वो एलिमिनेट कर दिया, इसी अकाउंट में हम तुमको इंटरेस्ट देंगे 110 के ऊपर। दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपीज पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में तो सेम ही रहेगा, ये समझ में आ रहा है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट तो 100 रुपए पे मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा, द चेंज विल बी इन द सेकेंड ईयर। कैसे, तो इस 100 रुपीज पे तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने फर्स्ट ईयर में अर्न किए, इनकम कमाया, उसके ऊपर भी 10% मिलेगा। सो दैट इज वाई ये जो 11 रुपीज मिल रहा है, इट इज नथिंग बट इस 100 का 10% प्लस इस 10 का 10%। 100 का 10% मतलब 10 रुपए, एंड इस 10 रुपीज जो मैंने 10 रुपीज फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा इनकम कमाया था, उसके ऊपर और 10%। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसलिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इस 10 का 10%, ये 1 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 110, सॉरी 11, विच इज नथिंग बट इस 110 का 10%। समझ में आया, सबको समझ में आया। अब इसमें हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था, किसी भी नंबर में, टेक एनी रैंडम नंबर, yes, take any random number, if we are adding certain percentage to that number, let's say 20% किसी नंबर में ऐड करना है, वो नंबर है x, प्लस x में x का ही 20% ऐड करना है, so 20% ऑफ x इसमें ऐड करना है, मतलब ही x प्लस 20/100 ऑफ x, which is nothing but x plus 20/100 मतलब ही 0.2 ऑफ x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचता है 1 प्लस 0.2, 20% ऐड करना मतलब ही 1 प्लस 0.2 से मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस 0.2 इज 1.2। समझ में आ रहा है। वैसे ही किसी नंबर में लेट्स से 15% ऐड करना है, x प्लस 15% ऑफ x, सो अगेन x प्लस 0.15 ऑफ x, वापिस x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 0.15। सो किसी चीज में उसी के 15% ऐड करना है, मतलब ही किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.15 से, 1 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो जितना परसेंटेज है अपन 100। समझ में आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट सेम एवरी ईयर, पहले साल में कितना इंटरेस्ट 10 रुपीज का, दूसरे साल में 11 रुपीज में, तीसरे साल में इस 121 का 10% मतलब भी 12.1, द इंटरेस्ट अमाउंट इज चेंजिंग एवरी ईयर, करेक्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट जैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर साल का सेम है इसलिए इंटू एन कर दिया, ऐसे यहाँ पे चलेगा क्या, नहीं, व्हाई, द इंटरेस्ट अमाउंट इज चेंजिंग एवरी ईयर। हाउएवर एक दूसरा पैटर्न हमको समझ में आता है, यही जो अभी मैंने तुमको समझाया, 100 रुपीज मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, करेक्ट, फर्स्ट ईयर के एंडिंग में बैंक के पास मेरा कितना पैसा है, 110, 110 आया कैसे, 100 में इसी का 10% ऐड किया, करेक्ट, 100 में उसी का 10% ऐड करना मतलब ही 1.1 से मल्टीप्लाई करना, जो अभी हमने देखा 10% ऐड करना मतलब 1 प्लस 0.1, 10% इज 10/100, सो 1 में 0.1 ऐड करना मतलब ही 1.1 से मल्टीप्लाई करना, ये आ गया हमारा क्या 110। अब सेकेंड ईयर के एंड में बैंक मेरा कितना पैसा है 121, वो 121 हमने कैसे निकाला, इस 110 में इस 110 का ही 10% ऐड किया, करेक्ट। अगेन सिनेरियो तो वही है, किसी भी नंबर में खुद का 10% ऐड कर रहे हो मतलब ही 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 110 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आएगा 121 ही आएगा, देख लो 110 इंटू 1.1 मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर ही आएगा ना 110, उसका 0 इंटू 1.1, 1.1 का डेसिमल हटा दो, यहाँ का 0 हटा दो, तो 11 इंटू 11 121 आएगा। सो 110 में खुद का ही 10% ऐड कर रहे हो मतलब 110 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड ईयर के एंड का बैलेंस मिल रहा है मुझे कि बैंक के पास मेरा कितना बैलेंस पड़ा है 121, 110 इंटू 1.1, 110 खुद क्या था 100 इंटू 1.1, सो बेसिकली 100 इंटू 1.1 किया तो ये आया, एक और बार इंटू 1.1 किया तो ये आया, एक और बार इंटू 1.1 करोगे तो ये आएगा। अगेन थर्ड ईयर में भी क्या है, इस 121 में 121 का ही 10% ऐड हो रहा है मतलब भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आया। सो बेसिकली अमाउंट जो है A1 मतलब क्या, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर,
will be 100 into 1.1 बराबर. A2 will be 100 into 1.1 into 1.1. A3 वाला अमाउंट आफ्टर 3 years will be 100 into 1.1, ये फर्स्ट ईयर के एंड का वाली अमाउंट, into 1.1 ये सेकंड ईयर के एंड वाली अमाउंट, into 1.1 ये थर्ड ईयर के एंड वाली अमाउंट. सो पैटर्न मिल रहा है. अगर मैंने तुमको पूछा ऐसे ही फिफ्थ ईयर के एंड वाली अमाउंट क्या रहेगी, A5 अगर मैंने तुमको पूछा तो क्या लिखोगे, 100 into 1.1 रेस टू 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. और यही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो तुमने स्कूल में किया हुआ है. व्हाट, P 100 इज प्रिंसिपल, P इनटू ब्रैकेट, ये 1.1 कैसे आया था, 1 में R अपन 100 ऐड किया, R अपन 100 को हम डिनोट करते हैं I से. ठीक, ये छोटा सा न्यू पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था. R अपन 100 विल बी डिनोटेड बाय I. R को डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद वाली जो पॉइंट वाला फिगर आता है उसको हम I बोलेंगे. जैसे 10% है तो 0.1 इज I, 10 अपन 100. 20% है तो 20 अपन 100 उसको हम बोलेंगे 0.2 विच इज I. समझ में आ रहा है. 1 प्लस I, या तुमने जो फॉर्मूला देखा है 1 प्लस R अपन 100 रेस टू n. फिफ्थ ईयर के एंड वाली फिगर चाहिए तो रेस टू 5 करेंगे, 10th ईयर के एंड वाली फिगर चाहिए तो रेस टू 10 करेंगे. बट ये हमको क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, ये अमाउंट मिल रहा है कि मेरा कितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिटेड है विथ अलोंग विथ इंटरेस्ट. अब इसमें से अगर तुम प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो एक्स्ट्रा जो भी पैसा मेरा बैंक के पास पड़ा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है. सिंपल इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, तो जनरल प्रोसेस पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो अमाउंट मिलेगा कि मुझे कितना पैसा वापस मिलना चाहिए या मेरा कितना पैसा बैंक के पास पड़ा है या डिपॉजिटेड है. ये बाद में मिलता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट. समझ में आया, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो हमको मिलेगा अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज अ बिट डिफरेंट. पहले अमाउंट निकलता है क्योंकि पैटर्न हमको किस में मिल रहा है, अमाउंट में. यहाँ पे पैटर्न किस में मिला था, इंटरेस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट के हर साल की फिगर सेम थी, ये हमको पता था. दिस वाज द पैटर्न. वहां पे पैटर्न क्या है, तो अमाउंट में इंटू 1.1 करते जाओ तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मिलते जाता है. समझ में आ रहा है. पीछे ध्यान है ना, लाइट लगा लो पीछे का, किधर है, वो पीछे ही है, कर्टन के नीचे देख वहां पे लाइट है. समझ में आया. सो पैटर्न हमको कहाँ पे मिल रहा है, अमाउंट वाले फिगर्स में. सो इसलिए हमने पहले अमाउंट ढूंढ लिया. अमाउंट का हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला बना लिया, ये प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपन 100 रेस टू 5. अमाउंट मिल गया, मतलब इतना पैसा वापस मिलना चाहिए. हमने कितना डिपॉजिट किया था, प्रिंसिपल. सो एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट. समझ में आया. ये कल हमने लास्ट में यही पॉइंट डिस्कस किया था. लेट्स राइट दिस all these small points clearly in your formula book. अच्छा, आज कोई नए ज्वाइनीज है क्या, क्वाइट अ फ्यू. ओके, कल अपने कितना लिखा था, सिर्फ 2-3 लाइन लिखी थी ना. सिर्फ उतना देख लो, उतना पैराग्राफ उतना लिखना है सिर्फ कल का, उतना छोड़ के आज का कंटिन्यू करो. सो बेसिकली एवरी डे गाइस, एवरी डे यू हैव टू ब्रिंग 5 थिंग्स विद यू, 4 थिंग्स विद यू. एक तुम्हारा नॉर्मल क्लास वर्क नोटबुक रहेगा. सेकंड, तुमको एक फॉर्मूला बुक अलग से बनानी है, इन विच यू विल बी राइटिंग ऑल द कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज, ऑल द फॉर्मूलाज, एवरीथिंग. सो नोटबुक, फॉर्मूला बुक, कैलसी कैलकुलेटर, मैंने मॉडल बोला था तुमको, सिटीजन का सिटी 555N. और भी एक दो मॉडल्स है अच्छे, बट सब लोग एक ही यूज करेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा. एंड दिस इज अ गुड मॉडल which I am using since last 10 years almost now. Citizen City 555N, यही मॉडल लेके आओ. एंड फोर्थ थिंग इज मॉड्यूल. मॉड्यूल मतलब ये इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है ऑब्वियसली उनको मॉड्यूल मिलता है फ्री में इंस्टीट्यूट से. जिन्होंने नहीं किया उनको भी फ्री में अवेलेबल है, बट सॉफ्ट में ऑन द वेबसाइट. मैंने कल लिंक डाली हुई है ग्रुप पे, सो यू कैन डाउनलोड चैप्टर वाइज मॉड्यूल फॉर ईच सब्जेक्ट फ्रॉम दोस लिंक. ठीक है. एनीवेज, चलो लेट्स कंटिन्यू. लास्ट पॉइंट क्या लिखा था मुझे बोलो. is fixed at the time of transaction. ठीक है.
for a certain period of time. ठीक है. Next, write down. Interest can be charged. Interest can be charged. Interest can be charged in two ways. In mainly two ways. पहला लिखो simple interest, second compound interest. दोनों नाम लिख लो पहले. Simple interest and compound interest. अच्छा, in both of the scenarios पैसे मैंने कितने बार डिपॉजिट किए? एक ही बार, स्टार्टिंग में 100 रुपीज. बराबर. ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें पैसा एक ही बार इन्वेस्ट होता है. दूसरा हम देखेंगे एन्युटी. सेकंड पार्ट इज एन्युटी, जो तुम्हारे लिए कंप्लीटली न्यू थिंग रहेगा, जिसमें पैसे बार बार डिपॉजिट नहीं, एक बार नहीं बार बार. अगर बार बार रहे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम लेटर में देखेंगे. बट अभी के लिए तुमको क्या समझना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट अगर हो तो उसके रिलेटेड हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसमें दो तरीके, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रिंसिपल. थोड़ी डेफिनेशंस लिख लेंगे. प्रिंसिपल, द अमाउंट AL, AL प्रिंसिपल AL वाला, the amount invested or borrowed, amount invested or borrowed at the time of transaction, invested or borrowed at the time of transaction is known as principal, is known as principal. इसको हम टाइम जीरो कंसिडर करेंगे. जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज टाइम जीरो. वो वहां से टाइम चालू होगा हमारा. इसके पहले क्या था, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. पैसा कब लिया, पैसा कब दिया, दैट विल बी टाइम जीरो फॉर अस. उसके बाद फिर कब की अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से उतने सालों का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे इस साल के स्टार्टिंग में मैंने पैसा लिया था, ठीक है, विच इज 2021. 1 Jan 2021 को मैंने पैसा लिया. तुमको पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑन 31 December 2023. तो कितने साल तक मेरा पैसा उन्होंने यूज किया है? 1 January 2021 से लेके 1 January 2022, फिर 1 January 2022 से लेके 31 January 2000, मैंने डेट कौन सी बोली तुमको? 31 December 2023 बोली, ठीक है. सो 1 Jan 21 से लेके 1 Jan 22, 1 Jan 22 से लेके 1 Jan 23, ये 2 साल हुए. और 1 Jan 23 से लेके 31 December 23 तक ये 3 साल हुए. सो 3 साल का उसमें इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सो टाइम जीरो विल बी 1 Jan 2021, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है. एनीवेज, प्रिंसिपल लिखा. नेक्स्ट लिखो टर्म. सर प्रिंसिपल का फिर से एक बार रिपीट करो ना, नेटवर्क इशू बहुत है. यस यस. प्रिंसिपल का लिखा हमने, द अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड at the time of transaction, the amount invested or borrowed at the time of transaction is known as principal. The amount borrowed or invested at the time of transaction is known as principal. Second हम लिख रहे हैं term of deposit. The period for which funds are utilized the period for which the funds are utilized by the borrower. The period for which funds are utilized by the borrower
is the term of the deposit. Is the term of deposit denoted by n or t. स्मॉल में लिखना n और t. Denoted by n or t. ठीक है. हेडिंग दो सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट हेडिंग दो सिंपल इंटरेस्ट. सर रिपीट करिए ना. यस. टर्म ऑफ डिपॉजिट. सेकंड पॉइंट हमने लिखा था टर्म ऑफ सेकंड डेफिनेशन टर्म ऑफ डिपॉजिट द पीरियड फॉर विच द funds are utilized by the borrower. The period for which the funds are utilized by the borrower is called term of deposit, denoted by n or t. n से number of years के लिए n, t term के लिए t. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. हेडिंग दिया सिंपल इंटरेस्ट. राइट डाउन. इन दिस फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखना है. सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट पॉइंट. इन दिस फॉर्म interest is always calculated. Interest is always calculated on the original principal amount. Interest is always calculated on the original principal amount for each year. For each year. हर साल के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारे केस में 100 है. लेट्स से. सेकंड पॉइंट लिखो. देयरफॉर. सर प्रिंसिपल अमाउंट के बाद क्या बोला? बस उतना ही बोला. फॉर ईच ईयर. ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट फॉर ईच ईयर. सेकंड पॉइंट लिखो. Therefore, interest for each year, the amount of interest. Write down. Therefore, the amount of interest for each year will be same. The amount of interest for each year will be same. The amount of interest for each year will be same. Third point. Interest for a year is equal to P into R upon 100. A year बोला, which year? Any year. Any year rather. But एक साल की बात कर रहे हैं. For any 1 year. फिर वो थर्ड ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, कोई भी साल हो, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना रहेगा? P into R upon 100. Interest for n years. P into R into n upon 100. Interest for a year, P into R upon 100. Interest for n years, P into R into n upon 100. तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा एक फॉर्मूला बन गया. SI is equal to PRN upon 100. लिखा. फोर्थ. फोर्थ पॉइंट लिखो. The amount outstanding
the amount outstanding at the end of n years, the amount outstanding at the end of n years is denoted by A, capital A. The amount outstanding at the end of n years is denoted by A, capital A. Next line पे A का formula लिख लो. A is equal to P plus SI equal to P plus PRN upon 100. P common 1 plus Rn upon 100. बोलो समझा है फॉर्मूला एकदम ठीक से? यस सर। P प्लस SI का फॉर्मूला का P कॉमन निकाला है 1 प्लस Rn अपॉन 100. ये कब काम आएगा? जब प्रिंसिपल मिसिंग है, अमाउंट दी है. जैसे तुमको बोला अमाउंट है 1300 लेट्स से, ठीक है. इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम. 3 साल के बाद वाली अमाउंट दी है, तो तुम 1300 को डायरेक्टली क्या करोगे? 1300 विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल पूछा है, 1 प्लस आर कितना हमारा 10 इंटू एन कितना है 3. 10% इंटू 3 30% मतलब 0.3. तो P will be equal to 1300 divided by 1.3. समझ में आ रहा है? वेरी लॉजिकल. हर साल 10% मिलने वाला है, 3 साल में 30% मिलेगा. किसी भी चीज में उसी का 30% ऐड करना, मतलब भी 1.3 से मल्टीप्लाई करना. सो P into 1.3 should be equal to 1300. P will be equal to 1300 upon 1.3. समझ में आ रहा है? सो इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट इन दिस फॉर्म. समझ में आया क्या? एनीवेज हम क्वेश्चन करेंगे, तुमको और क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स. ठीक, लिखा है सारी चीजें. अभी नोटबुक खोलो, सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे. We'll start off with some few basic simple questions, then धीरे धीरे अच्छा कैलसिस लाया है. कैलकुलेटर्स जितना जल्दी हो सके लेके आओ, बिकॉज कैलसी वर्क हमको सीखना है. ठीक है, चलो लिखो. कितने लोगों के पास है कैलसी? वो वाला क्या काम का? एग्जाम में वो थोड़ी अलाउड है. हमको वो कैलसी वर्क सीखना है. कैलकुलेशन ऐसे मैंने ऐसे कुछ हाई फंडू नहीं देने वाला कि जो तुम सॉल्व नहीं कर सको, बट कैलसी वर्क सिखाना है. ठीक है, चलो. चलो राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो. मिस्टर ए बोरोड, क्वाइट प्लीज. मिस्टर ए बोरोड. हाँ, एक्सक्यूज मी सर. सर ये फॉर्मूला बुक में ही लिखना है कि फिर नहीं नोट नहीं की नहीं, जो? क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है. फॉर्मूला बुक में हम सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूलाज लिखेंगे. ओके सर. क्वेश्चंस ऑलवेज इन नोटबुक. मिस्टर ए बोरोड रुपीस 3600. Mr. A borrowed rupees 3600 from a bank, which charges 15% per annum SI. देखो मैंने कैसे लिखा है, which charges. सर क्वेश्चन फिर से बोलो ना. क्या क्या? क्वेश्चन फिर से बोलो ना. हाँ, Mr. A borrows rupees 3600. Mr. A borrows rupees 3600 from a bank which charges 15% per annum SI.
फाइंड चलो पहले तो बेसिक क्वेश्चन देता हूँ. फाइंड इंटरेस्ट फॉर 3 years. Find interest for 3 years and the amount outstanding. या फिर and the amount to be repaid. Wordings ऐसे भी हो सकते हैं, कितने रीपे करने हैं. और So can you again repeat the question? तो रहेगा आज. सर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है और आवाज भी बहुत लैग हो रही है नेटवर्क की ठीक, वजह I'll go से. slowly. ठीक. Find interest for 3 years and the amount outstanding. Find interest for 3 years and the amount outstanding after 3 years. Find interest for 3 years and the amount outstanding after 3 years. करो सॉल्व. एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. $1,600. 1620. 5220 will be the amount. SI 3600 into 15 into 3 upon 100. ये 2 0 तो कट हो जाएंगे. ये मल्टीप्लाई करो. 36 into 15 is 540. 36 into 15 कैसे करते हो? पहले 36 into 10 करो 360 into और प्लस 180 उसका आधा into 10 अगर 360 तो into 5 उसका आधा रहेगा 180. वो उसमें ऐड कर दो 540 आएगा. and 540 into 3 will be rupees 1620. अच्छा, जिनके पास कैलसीज है ये सारी चीजें मैं कल भी समझाऊंगा, डोंट वरी. जिनके पास नहीं डरने की जरूरत नहीं, बट जिनके पास है 3600 into 15% का डायरेक्टली अपने पास एक बटन होता है. परसेंट का डायरेक्टली एक बटन होता है कैलसी पे. into 15% तो डिवाइडेड बाय 100 अलग से करने की जरूरत नहीं है. 3600 into 15% into 3 समझ में आया? तो डायरेक्टली 1620 आ जाएगा. ये पूरा इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं. 3600 into 15% का बटन प्रेस करो तो तुमको डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये तीनों बटन प्रेस करने की जरूरत ही नहीं. ये सब कुछ हो जाता है. परसेंटेज प्रेस करते ही डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये सारी चीजें हो जाएगी. सो सिर्फ परसेंटेज का बटन प्रेस करो तो 540 आ जाएगा. इंटू 3 करो 1620 आ जाएगा. एंड इसके बाद 1620 दिख रहा है तुमको, प्लस इक्वल टू करो. प्लस इक्वल टू कैसे 3600 इंटू 15% प्लस इक्वल टू एडिशन आ गया डायरेक्टली विच इज 52. अच्छा इंटू 3. अच्छा बीच में इंटू 3 है. ठीक, सर रिपीट कीजिए ना. एक और छोटा चीज. 15% एक साल का है. 3 साल का कितना? 45%. करेक्ट. तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? 3600 इंटू 45% प्लस इक्वल टू. दिखाओ एक मिनट कैलसी. आई शो टू एवरीवन. ये मैं कल भी समझाऊंगा, डोंट वरी. जिनके पास है वो भी ट्राई कर सकते हैं. देखो हमको क्या करना है. एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 15%. तो 3 साल का कितना? 45%. सो 3600 इंटू 45. यहाँ पे एक परसेंटेज का बटन है, परसेंटेज. तो डायरेक्टली फिगर दिखेगा 1620. ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, लिख लो. ये ऐसा आ गया. करेक्ट. अब ये हमको ऐड करना है प्रिंसिपल में. तो कैलसी एक छोटा सा शॉर्टकट है. जिसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ना, तुम डायरेक्टली प्लस इक्वल टू प्रेस करते हो तो जो ओरिजिनल प्रिंसिपल उसमें ऐड हो जाता है. तो डायरेक्टली आंसर आएगा 5220. ये एकदम छोटी छोटी चीजें है जो प्रैक्टिस से आएगी. ये बार बार करोगे तब जाके प्रैक्टिस से तुमको ये टेक्निक सॉल्व हो, मतलब ये छोटे छोटे कैलसी के शॉर्टकट से जो तुमको सीखने हैं जो आगे सीए फाइनल तक काम आएंगे. क्योंकि जितना टाइम सेव करोगे उतना तुम्हारा फायदा है.
फाउंडेशन में तो है ही, सीएफ आगे के इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये छोटी छोटी चीजें। मेनी पीपल डोंट फोकस ऑन दिस, बहुत छोटी छोटी चीज है, बट वो एंडिंग तक फिर बड़े बड़े कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं, एक एक कैलकुलेट करते रहेंगे, एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे, एक एक चीज लिखेंगे, फिर पूरा वापस टाइप करके पूरा लिखेंगे। सो प्लस इक्वल टू, समझ में आया क्या किया? आई शो इट वंस अगेन लास्ट टाइम। 3600 है, ठीक है, 3600 टाइप किया, 45% ऐड करना है, 15% एक साल का, 3 साल का कितना 45%, सो इनटू 45%, ये 1620 आ गया, समझा? ये 1620 लिख लो, फिर प्लस इक्वल टू किया तो 1620 ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है विच इज 3600 उसमें ऐड हो जाएगा और तुमको डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा 5220। अब एक और चीज, लास्ट पॉइंट, हमको अगर सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है, 1620 निकालना है हमको, डायरेक्टली क्या निकालना है? अमाउंट 3600, हमको बीच वाली फिगर देखनी नहीं, डायरेक्टली क्या करोगे? प्लस 45% आ गया 5220, समझ में आ रहा है? सो बीच की हमको अगर 1620 की फिगर की जरूरत नहीं है, अगर पूछा ही नहीं है, हमको डायरेक्टली अमाउंट ही निकालना है, तो इनटू 45% मत करो, डायरेक्टली प्लस 45%। सो 45% उसका कितना आता है वो उसमें ऐड होने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो डायरेक्टली दिखेगा, समझ में आ रहा है? सो मैंने दो चीजें की, एक 3600 इंटू 45% किया, उसके बाद प्लस इक्वल टू प्रेस किया तो डायरेक्टली 5220 आया और बीच में 1620 भी दिखेगा। अगर हमने डायरेक्टली 3600 प्लस 45% ऐसे किया तो डायरेक्टली 5220 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? दोनों तीनों चीजें, ऑब्वियसली दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो अचानक से अडॉप्ट नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। सो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं बार बार ये चीजें रिपीट करूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर कैलसिस, इसलिए बोल रहा हूँ कैलसिस जितने जल्दी ला सकते हो लेके आओ। अभी तो कंसेप्ट समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? एनीवेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको जो कैलसी पे सीखनी है, देयर आर मेनी शॉर्टकट्स, ठीक है? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Mr. A invests rupees 5,800. Mr. A invests rupees 5,800 in a bank for 2.5 years. Mr. A invests 5,800 in a bank for 2.5 years. Find the rate of interest. Find the rate of interest for the second year. Rate of interest नहीं, find the interest. Rate नहीं, sorry. Find the interest for the second year and the amount after 2.5 years. And the amount after 2.5 years. If rate of interest is 10% per annum SI. If rate of interest is 10% per annum SI. I'll repeat again the whole question. Mr. A invests rupees 5,800 in a bank for 2.5 years. Find interest for the second year and the amount after 2.5 years. सेकेंड ईयर बोला, सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ सेकेंड। प्रिंसिपल कितना है?
इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। पहले तो सेकेंड ईयर मतलब एक साल की बात चल रही है, सेकेंड ईयर नॉट द 2 इयर्स, एक साल जो सेकेंड वाला ईयर है उसका इंटरेस्ट पूछा है। अब हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम ही रहता है, करेक्ट और नॉट? सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल का इंटरेस्ट फिगर सेम ही रहेगा, और वो कितना रहेगा? 5800 इंटू 10%, विच इज 50 रुपीज। एक ही साल का इंटरेस्ट पूछा है, भले वर्ड सेकंड ईयर है, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि 2 साल का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो पहले साल का भी 580, सेकंड ईयर का भी 580, तो ये इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर है। हाउएवर टोटल SI will be 580 into 2.5। सेकेंड ईयर का 580 है, तो हर साल का 580 रहेगा, और ऐसे कितने साल तक इन्वेस्ट किया मैंने? 2.5, 2.5 years, so 2.5 years का इंटरेस्ट मिलेगा, which will be 14 145. 1450 rupees 1450, and therefore A is equal to 5800 plus 1450, which will be 7250। ठीक है, कैलसी वर्क आज मैं नहीं लेता ज्यादा, सो दैट कल ही अपन ठीक से और डिस्कस कर सकते। यही सारे क्वेश्चंस हम कल फास्ट कैलकुलेटर्स पे कर लेंगे, बट कल तक लेके आओ प्लीज। चलो समझाए, एकदम ठीक से समझ में आया क्वेश्चन? हुआ सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर 2 मिनट रुको। यस, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था, मतलब ही एक साल का ही पूछा है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, जितने भी साल तुमने इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होता है। एक साल का निकालो, वो हर साल का रहेगा। किसी भी एक साल का इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ओरिजिनल प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करो, एक साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, करेक्ट? सो 5800 इंटू 10%, 580 तुमको एक साल का इंटरेस्ट मिला, वही 580 तुम्हारे फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट रहेगा, सेकंड ईयर का भी उतना ही रहेगा, इसलिए हमने लिखा इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 580। ऐसे 2.5 इयर्स का कितना, तो इंटू 2.5 करो, हर साल का सेम है इसलिए इंटू 2.5 किया, ये टोटल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, ये टोटल अमाउंट मिली। बोलो समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बी invests rupees Mr. B invests rupees 3,20,000. Mr. B invests rupees 3,20,000 in a bank. Mr. B invests rupees 3,20,000 in a bank, which pays interest at 5% per annum, SI, 5% per annum SI. The amount received by Mr. B, write down the amount received by Mr. B after n years. The amount received by Mr. B after n years. मैंने प्रिंसिपल कितना दिया है? 3,20,000. The amount received by Mr. B after n years is 4,80,000 rupees. Is 4,80,000 rupees. Find n. Find n. Find n.
सर बोलिए कैसे निकाला? ये दो तरीके हैं सोचने के। एक तो सिंपल फॉर्मूला मालूम है, सब्स्टिट्यूशन करो, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करो, एन मिसिंग रहेगा, एन तुमको कैलकुलेट करना है। मुझे बोलो पैसा कितना इन्वेस्ट किया, वापस कितना मिला, 1,60,000 एक्स्ट्रा मिला। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट, वो इतना इंटरेस्ट है। सो एस आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। तो ऐसा है हमारा आया 1,60,000। ये समझ में आया कैसे आया? 4,80,000 वापस मिला है, 3,20,000 दिया था तो 1,60,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, वही हमारा इंटरेस्ट है। 1,60,000 इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 5 इंटू एन अपॉन 100। एन ढूंढ लो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा एन इक्वल टू 10 ईयर्स। एक तो ऐसे सोचो, या फिर प्रिंसिपल कितना, 3,20,000, रेट कितना, 5%, मतलब एक साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, 16,000। ये एक साल का इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 1,60,000। अगर हर साल मुझे 16,000 का इंटरेस्ट मिलते जाएगा, ऐसे टोटल इंटरेस्ट मुझे 1,60,000 इंटरेस्ट मिला है, तो कितने साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया होगा, 10 ईयर्स। समझ में आ रहा है? ये हमारा नॉर्मल लॉजिकली जो हम सोचते हैं कि एक साल का पहले निकल लो इंटरेस्ट, 3,20,000 इंटू 5% किया तो एक साल का कितना, 16,000। ऐसे हमको कितना मिला, 1,60,000। क्यों इतना एक्स्ट्रा मिला होगा, क्योंकि हर साल का 16,000 मिला। तो कितने साल अगर 16,000 बार बार मिलते रहेंगे, ऐसे कितने साल मिलने चाहिए ताकि हमको 1,60,000 का मिले, तो 10 साल। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 16,000 विल बी 10 ईयर्स का हमको टोटल इंटरेस्ट मिला होगा। करेक्ट? एन इक्वल टू 10 ईयर्स। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। एनीवेज नेक्स्ट, राइट। A company borrows a loan. A company borrows a loan of rupees 42 lakhs. 42 lakhs. A company borrows a loan of rupees 42 lakhs for buying a new machine. For buying a new machine. The loan will be repaid. The loan will be repaid after the life of the machine. The loan will be repaid after the life of the machine, which is 5 years. The loan will be repaid after the life of the machine, which is 5 years. If amount to be repaid, if amount to be repaid is एक सेकंड ना, कितना बोला मैंने, 42 lakhs ना, is 67,20,000. 67,20,000. If amount to be repaid is 67,20,000, find the rate of interest. Find the rate of interest. So can you again repeat what we have to find? Sorry, could you repeat? Yes, sir. What we have to find? Can you again repeat that part? Find the rate of interest. Okay, sir. The only thing missing is rate of interest ना, तो वही तो ढूंढना है।
यस बोलो लोन कितने का लिया था 42 लाख वापस कितना देना पड़ रहा है 67,20,000 सो बेसिकली एक्स्ट्रा कितना 25,20,000 is the interest ऐसा है 25,20,000 is the SI और SI का हमारा फॉर्मूला क्या है PRN upon 100 so 42 lakhs into रेट हमारा मिसिंग है into 5 upon 100 ये दो जीरोस कट हो जाएंगे R will be equal to 25,20,000 divided by 42,000 into 5 again ये तीन जीरोस कट ये तीन जीरो कट 42 into 1 this will be 60 upon 5 is 12% per annum समझा है एक और तरीका करने का 25,20,000 आया 25,20,000 को 42 लाख से डिवाइड करो कितना आता है 0.6 आएगा सर Calculation 25,20,000 कैसे आया 67,20,000 वापस देना है लिया हमने 42 लाख था तो एक्स्ट्रा कितना देना है 25,20,000 वो हमारा इंटरेस्ट वापस कितना देना पड़ रहा है और पहले लिया कितना था जो भी एक्स्ट्रा दे रही है दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो 25,20,000 हमको एक्स्ट्रा देना है विच इज 60% ऑफ द प्रिंसिपल डिवाइड करके देखो तो 60% आएगा 5 साल में 60% एक्स्ट्रा देना है तो एक साल में 12% एक्स्ट्रा देना है समझ में आया? यही चीज कर रहे हो बस पहले 42 लाख से अलग से डिवाइड किया फिर 5 से अलग से डिवाइड समझ में आया? एनीवेज 12% आया सबका किसी को कोई डाउट हाँ बोलो क्या डाउट है ये देख 67,20,000 हमको 5 साल बाद वापस देना है करेक्ट आज हमने कितना लोन लिया है 42 लाख का मतलब एक्स्ट्रा इतना पैसा हमको देना पड़ रहा है दैट इज माय इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैंने लिखा 25,20,000 जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रिंसिपल मेरा कितना है 42 lakhs n हमको पता है 5 r इज द ओनली मिसिंग फिगर ये 100 उस साइड जाएगा ये पहले हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया ये 42,000 इधर डिवाइड होगा 5 भी डिवाइड होगा दिस डिवाइडेड बाय 42,000 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 12% समझा और जो सेकंड टेक्निक में बोल रहा हूँ क्या है वही 25,20,000 आया 42 लाख से डिवाइड कर कैलसी पे अगर 25,20,000 डिवाइड बाय 42 लाख करोगे तो 0.6 आएगा 0.6 मतलब 60% 0.6 इज व्हाट 60% 5 साल में 60% एक साल में 12% क्योंकि हर साल का इक्वल है ना 5 साल में अगर 60% एक्स्ट्रा देना है तो एक साल में एक्स्ट्रा कितना देना है 12% एक्स्ट्रा मतलब ही वो इंटरेस्ट होता है समझ में आया किसको डाउट था समझ में आया ठीक चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन अ सम ऑफ मनी राइट डाउन अ सम ऑफ मनी doubles itself a sum of money doubles itself doubles a sum of money doubles itself in 8 years a sum of money doubles itself in 8 years a sum of money doubles itself in 8 years मतलब पैसे डिपॉजिट करो 8 साल में डबल हो जाएगा along with interest obviously find in how many years find in how many years will the amount find in how many years will the amount triple itself original amount find in how many years the original amount will triple itself
16 या 12? कितने लोग 12 है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्लास. कितने लोग 12. 16 है? आंसर इज 16 years. अरे सिंपल है, ये देखो. ध्यान दो, ध्यान दो. प्रिंसिपल कुछ दिया है क्या? लेट्स से 100 रुपए. लेट्स अज्यूम 100 रुपए. कुछ भी हो सकता है, हमने 100 रुपए अज्यूम किया. ठीक है, ध्यान है सबका इधर. 100 का हो गया कितना? 200. कितने सालों में? 8 सालों में. मतलब इंटरेस्ट मिला 100 का. इंटरेस्ट मिला 100 का इन 8 years. हमको इंटरेस्ट कितना चाहिए? 200. क्यों? क्योंकि 100 का होना चाहिए 300, ट्रिपल होना चाहिए. ओरिजिनल अमाउंट 3 टाइम्स होगा, ये मैंने पूछा था. तो ओरिजिनल अमाउंट कितनी हमारी? 100. 100 300 हो जाना चाहिए. मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 200 का. एन कितना? अगर 8 साल में 100 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 16 सालों में 200 का इंटरेस्ट मिलेगा. सिंस सिंपल इंटरेस्ट है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर 8 में 100 का, 16 में 200 का. Therefore, x will be 16 years. समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझाता हूँ. अब एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ. प्रिंसिपल हमने लिया कितना? 100. अमाउंट हुआ कितना? 200. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100. ठीक है. एन कितना है? 8 years. इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. 100 is equal to 100 into rate into 8 upon 100. Simple interest is equal to principal into rate into n upon 100. ये और ये कैंसल आउट हुआ. रेट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 8, मतलब ये 12.5%. ये रेट आ गया. ठीक है. अब नया अमाउंट हमको कितना दिया है? 300. ट्रिपल इटसेल्फ पूछा है. करेक्ट. ट्रिपल इटसेल्फ मतलब 300 हो जाना चाहिए. प्रिंसिपल कितना? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200. रेट कितना? n पूछा है. अगेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. 200 is equal to 100 into 12.5 into n upon 100. So again ये 100 कट होगा. n will be equal to 200 upon 12.5. 100 upon 12.5 8 है, तो 200 upon 12.5 16 है. ये एकदम प्रॉपर फॉर्मूला वाइज हो गया. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके ये मेथड हो गई. बट इतना सब कुछ करना है क्या? हमको शॉर्टकट सीखना है क्या? तो सिंपल सुनो. 100 का हुआ 200, मतलब 100 का इंटरेस्ट मिला 8 सालों में. एक साल का इंटरेस्ट कितना? 12.5. हर साल का इंटरेस्ट 12.5, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर इज इक्वल सेम. अब 100 का होना चाहिए 300, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए? 200 का. और 100 मत बोलो. टोटल कितना? 200 का. करेक्ट. 200 का इंटरेस्ट चाहिए. एक साल का इंटरेस्ट 12.5 है, तो कितने साल? 8 years. समझ में आया? I'll repeat again. 100 का हुआ 200, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 100 का. कितने सालों में? 8 years में. मतलब एक साल का कितना? 100 डिवाइडेड बाई 8, 12.5 रुपए एक साल का इंटरेस्ट. करेक्ट. हमको चाहिए 100 का 300, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए? 200 का. 200 का इंटरेस्ट चाहिए. एक साल में 12.5 का मिलता है. तो कितने साल के लिए डिपॉजिट करना है? 200 डिवाइडेड बाई 12.5. समझ में आ रहा है? अगर एक साल में तुमको 5 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तुमको 20 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करोगे? 4 साल. 20 डिवाइडेड बाई 5. वैसे यहाँ पे सोचना है, एक साल में कितना मिलता है? 12.5 का. तो तुमको कितना चाहिए? 200 का. कितने साल के लिए इन्वेस्ट करोगे? 200 डिवाइड बाय 12.5 8. समझ में आया? सॉरी, 200 डिवाइडेड बाय 12.5 16 लिखा मैंने, 8 है. समझ में आया क्या? या फिर सिंपल ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने सबसे पहले किया. 100 रुपीज का इंटरेस्ट कितने ईयर्स में? 8 ईयर्स में. तो 200 रुपीज का इंटरेस्ट 16 ईयर्स में. ये डबल हुआ तो वो भी डबल होगा. सिंपल है. 100 8 ईयर्स में, तो 200 इसका डबल हुआ तो ईयर्स को भी डबल करो 16 ईयर्स, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम है. कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेगा कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन पूरा अलग हो जाएगा. वो इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, वो अलग पॉइंट है. बट यहाँ पे तो सिंपल है. 100 8 ईयर्स में, 200 16 ईयर्स में. सिंपल.
बट गड़बड़ क्या होती है, लोग ऐसे करते हैं, अमाउंट 200 होगा 8 सालों में, तो 300 होगा कितने सालों में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 8 अपॉन 200, आंसर आ गया 12, करेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रिंसिपल को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, this 200 and this 300 both of them include 100 rupees, प्रिंसिपल का भी चेंज होने वाला है क्या सिंपल इंटरेस्ट में, इट विल रिमेन 100, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब भी प्रिंसिपल को भी चेंज कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मतलब प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हो, बट प्रिंसिपल चेंज होगा क्या, नहीं, क्या चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज होगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही है तो किसके साथ करोगे, इंटरेस्ट के साथ करो, इंटरेस्ट मिला 100 का 8 सालों में, तो 200 का कितने सालों में, 200 इंटू 8 अपॉन 100 विच इज 16 ईयर्स, समझ में आ रहा है, मिस्टेक क्या हो रही है समझ में आ रहा है, 12 ईयर्स कैसे आया था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 200 का हुआ, 200 हुआ 8 सालों में, 300 होगा कितने सालों में, 200 इंटू 1.5 300, तो 8 इंटू 1.5 इज 12, ये किया ना, 200 का आधा 100 उसमें ऐड कर रहे हो, 8 का भी आधा उसमें ऐड कर दो, ऐसे किया सबने, जिनका भी 12 आया था। द प्रॉब्लम इज 200 एंड 300, ये जो दो अमाउंट्स आए, पीछे प्लीज ध्यान इधर, 200 और 300 ये जो दो अमाउंट्स है, both of them include 100 rupees which is the principal, जो चेंज होने वाला नहीं है, उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना मतलब ही चेंज करना फिगर को, उतने ही प्रपोर्शन में चेंज करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, सेम प्रपोर्शन में चेंज करते हैं, प्रिंसिपल चेंज होने वाला है क्या, इंटरेस्ट चेंज होगा, तो इंटरेस्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, तो सिर्फ इंटरेस्ट वाली फिगर लो, समझ में आया, चलो सबको क्लियर हुआ, फाइनली तुमको लिखना क्या है, सिर्फ ये वाला, इतना लिखा तुमने तो भी चलेगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारी मेथड लिखने की जरूरत नहीं, द शॉर्टेस्ट मेथड द सिंपलेस्ट वन इज दिस, ये वाली लिखो। सर ऊपर का 1 मिनट दिखाओ ना सर, इसके ऊपर का। बोलो समझा है क्वेश्चन एकदम ठीक से, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वाइट प्लीज, सिमिलर क्वेश्चन है, राइट डाउन, if an amount of rupees, if an amount of rupees 6,000, write down, if an amount of rupees 6,000 becomes एक सेकंड ना, if an amount of rupees 6,000 becomes 8,400, if an amount of rupees 6,000 becomes 8,400 in 5 years, 8,500 8,400 in 5 years, find the amount, find the amount after 3 years if principal equal to 20,000, if principal equal to rupees 20,000 is deposited at the same rate of interest. I'll repeat again. If an amount of rupees 6,000 becomes 8,400 in 5 years, find the amount if principal equal to rupees 20,000 is deposited at the
same rate of interest for years, बोले क्या तुमको, for 3 years, for 3 years. If an amount of rupees 6,000 becomes rupees 8,400 in 5 years, find the amount if principal, find amount after 3 years if principal equal to 20,000 is deposited at the same rate of interest. सो दो सिनेरियोस यहाँ पे, करेक्ट? पहले ये समझ में आया, दो अलग अलग पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं. पहले 6,000 रुपए डिपॉजिट किए, पहले हमने 6,000 रुपए डिपॉजिट किए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6,000, तो अमाउंट हमको कितनी मिल रही है वापस? 8,400. मतलब ही सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 2,400. ये समझ में आया? 2,400. कितने सालों में? 5 years. 5 ऐसा है? years. is equal to PRN upon 100. So 2,400 is equal to 6,000 into R missing है, into N is 5 upon 100. ये 2 0 कट, R yes, R equal to 2,400 upon 60 into 5. This will be 8%. R मिल गया. ठीक है, पहला जो सिनेरियो था उसमें से हमको R मिल गया. अब we have to use this same R in the second scenario. क्यों? क्योंकि सेकंड सिनेरियो में क्या बोला है? 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए. अब इन्वेस्ट कितना हो रहा है? 20,000 रुपए. सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल. अमाउंट पूछा है, ऐसा है, is equal to 20,000 into 8 into 3 divided by 100. So ये आएगा 4,800 रुपीस का सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 प्लस 4,800, 24,800 रुपीस. समझ में आया? यस. दो सिनेरियो है. पहले स्टेटमेंट में फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है? 6,000 का हो जाएगा 8,400 इन 5 years. सो देखो, पहले ये लिखा 6,000 प्रिंसिपल, अमाउंट हो गया 8,400, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 2,400. समझ में आया? 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 8,400 वापस मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है 2,400, वही हमारा इंटरेस्ट है. सो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमको 2,400 का 5 सालों के लिए. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, इसके जगह पे 2,400, प्रिंसिपल के जगह पे 6,000, एन के जगह पे 5, बचा क्या? आर. इक्वेशन को सॉल्व करो, आर की वैल्यू मिल गई कितनी? 8%. यहां तक समझ में आया? पक्का? ये फर्स्ट सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन हुआ. सेकंड सेंटेंस अभी तक हमने रीड ही नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस जो था उसमें से हमको मिल गया आर कितना? 8%. सबको समझ में आया पीछे तक? अब हमने सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है कि प्रिंसिपल अगर 20,000 का, अगर 20,000 का प्रिंसिपल हम सेम रेट पे इन्वेस्ट करें, सेम रेट पे इन्वेस्ट करें फॉर 3 years, तो कितना पैसा वापस मिलेगा? अमाउंट क्या होगी? सेकंड, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. 20,000 पे 8% 3 साल के लिए, PRN upon 100. तो ये इंटरेस्ट मिल गया. सेकंड सिनेरियो में जहां पे प्रिंसिपल चेंज हो चुका है, प्रिंसिपल कंप्लीटली चेंज हो गया है, सो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है. बस हमने यूज क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने बोला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज, जो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही यहाँ पे भी यूज करो. तो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, वो यहाँ पे यूज किया. अदरवाइज दिस टू आर कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोस. ऐसे नहीं कि वो 6,000 का ही 20,000 हो गया, नहीं, वो कंप्लीटली अलग, ये कंप्लीटली अलग. समझ में आया? ठीक है. सो 20,000 पे 8% इंटरेस्ट 3 सालों के लिए, वो आया 4,800.
जो इसी में ऐड कर दो तो अमाउंट मिलेगा 24,800। समझ में आया? नो नो, जितना शॉर्टकट यूज कर सकते लिखो, मैं तो तुमको समझा रहा हूँ इसलिए सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। प्लस इनिशियली लिखो, और जो भी क्वेश्चन तुमको लगे ना कि हाँ ये थोड़ा डिफरेंट, उसका फिर प्रॉपरली स्टेप्स लिखो, ताकि रिवीजन के टाइम पे प्लीज ध्यान दो, नोटबुक में भी सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। राइट ओनली दो स्टेप्स विच आर इनफ फॉर रिवीजन। रिवीजन के टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। सो जितना इनफ मतलब प्रिसाइज लिखो, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ दिखाने की जरूरत है क्या? तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? सब्स्टिट्यूशन किया, बाकी सब कैलसी पे वर्क करो, r इक्वल टू 8% लिख लो। कैलसी वर्क ऑब्वियसली आना चाहिए। ये तो सिंपल कैलसी वर्क है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। एनीवेज ये सारी चीजें अपन कल कैलकुलेटर्स पे भी ठीक से और बेटर तरीके से करेंगे। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बीसीके भी है ना तुम्हारा? ठीक है। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। Yes, write down. Shh, quiet please. हाँ चलो। रुपीज 12,000 is deposited in a bank. Rupees 12,000 is deposited in a bank is deposited in a bank for 3 years. Is deposited in a bank for 3 years. The rate of interest, next line pe likho, the rate of interest for first 2 years. The rate of interest for first 2 years. The rate of interest for first 2 years is, amount कितनी बोली मैंने, is 5% per annum. The rate of interest for first 2 years is 5% per annum, whereas for the third year it is 10% per annum. Whereas for the third year it is 10% per annum. Find the amount after 3 years. Find the amount after 3 years if interest is calculated at, if interest is charged as simple interest. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा, इसलिए ऐसे लिखो, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। हाँ तो ठीक है, अलाउड, इफ इंटरेस्ट इज अलाउड एट, if interest is allowed at as simple interest. अब इसमें ना दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, प्लीज ध्यान देना। व्हाट आर द टू इंटरप्रिटेशंस? सबका ध्यान इधर। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। ठीक है, पहले 2 साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। एन कितना? 2 इयर्स। रेट कितना? 5%। ऐसा निकालेंगे 12,000 into 2 into 5 upon 100, which will be, Sir, it is 5%. हाँ मैंने वो मल्टीप्लाई कर लिया, 1200 करेक्ट। तो अमाउंट कितने आ जाएगी? A2 अमाउंट आफ्टर 2 years will be 13,200। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो प्रैक्टिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बट क्वेश्चन में हो सकता है। क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो क्या मैंने थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल इस 13,200 को मानना चाहिए या 12,000 को मानना चाहिए?
सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट. 12,000. इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी यहाँ पे इसे ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन नहीं किया कि क्या करना है. हमको क्या करना है फिर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है. जो आंसर मैच होगा वो हमको टिक करना है. दोनों रहने के चांसेस बहुत कम है. बट पॉइंट बिंग ऐसे थोड़े बहुत सिनारियोस तुमको सीए फाउंडेशन में देखने मिलेंगे वेयर देयर इज अ डिबेट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन. जहां पे रहेंगे वहां पे मैं तुमको बोलते जाऊंगा करना क्या है फाइनली. कहीं पे मैं बोलूंगा कि यही एक चीज फॉलो करो, कहीं पे मैं बोलूंगा जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ दोनों से सॉल्व करो, जो आंसर मैच होगा वो टिक करो. क्या होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो बेसिकली हम नया ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं. नए ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं तो मैंने इन्वेस्ट तो करता हूँ, फिर 13,200 इन्वेस्ट किया, ऐसे सोचेंगे हम. पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से चार्ज किया और थर्ड ईयर में फिर मैं सोचूंगा मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया 13,200 एंड नॉट 12,000. सो माय प्रिंसिपल बिकम्स 13,200. सो दिस क्वेश्चन विल बिकम अ मिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि पहले 2 साल तो सिंपल इंटरेस्ट से चार्ज किया. कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि तीसरे साल में ये जो नया अमाउंट आया उसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया. समझ में आ रहा है? सो इंटरप्रिटेशन 1 या केस 1, इसके बाद हम लिखेंगे केस 1. इफ 12,000 is the principal for third year. तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 12,000 into 10% into 1 1200 and therefore amount A3 amount after 3 years will be 13,200 तक तो पहुंचे गए थे प्लस 1,200 रुपए का इंटरेस्ट और मिल गया 14,400. and case 2 if 13,200 is principal for third year. So interest for third year will be 13,200 into 10% एक साल का आएगा 1320 and therefore A3 will be 13,200 plus 1320 which will be 14,520. दोनों के मीनिंग समझ में आया क्या? दोनों केस में हमारे अजम्पशन क्या है वो समझो. पहले केस में अजम्पशन क्या है कि अभी भी जो स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया तो वही हमारा प्रिंसिपल है. 12,000 रुपए जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है वही हमारा प्रिंसिपल है. जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा नॉर्मल अजम्पशन होता है. नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट में हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट तो मिलने दो बट इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर मिलेगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे. सो इंटरेस्ट हमेशा 12,000 पे ही मिलेगा. तो पहले 2 सालों के लिए 5% पे मिला 12,000 पे ही, तो वो इंटरेस्ट आया 1,200 का. और थर्ड ईयर में 10% पे मिलेगा एक साल के लिए बट 12,000 पे, तो वो 1,200 और मिला. तो ये 1,200 ये 1,200 टोटल इंटरेस्ट कितना? 2,400. 12,000 में 2,400 ऐड करो तो 14,400 आ जाएगा. बोलो समझ में आया सबको? इसमें असम्पशन क्या है कि इंटरेस्ट अभी भी किस पे मिल रहा है? 12,000 पे, रेट चेंज होने के बाद भी. और दूसरा असम्पशन होता है रेट चेंज हो रहा है तो नया ट्रांजैक्शन है. नया ट्रांजैक्शन है तो पैसे अब मेरे पास, मेरे बैंक के पास जितने मेरे पास पैसे है ये मेरा प्रिंसिपल बनेगा नए ट्रांजैक्शन. सो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 10% बट किसके ऊपर? 13,200 पर. 13,200 पे 10% मतलब 1,320 वो ऐड किया तो आता है 14,520. तो दोनों में एक छोटा सा अजम्पशन डिफरेंस है. क्या? प्रिंसिपल क्या है? सो जो केस 2 है, केस 2 बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि पहले 2 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तीसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ट्रीटमेंट दी. क्या कि सेकंड ईयर के एंड वाली जो फिगर है वो हमारी प्रिंसिपल बन जाती है सेकंड थर्ड ईयर के लिए. बट क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है मतलब ही नया ट्रांजैक्शन आ रहा है. सो बोथ ऑफ द अजम्पशंस आर करेक्ट, गलत कुछ भी नहीं है. बट प्रैक्टिकली क्या होगा ये हमको मालूम रहेगा. बैंक बोलेगी ना हमको कि हम कैसे इंटरेस्ट देने वाले, बैंक बोल देगी. बट एग्जाम में सिंस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा कौन से तरीके से सॉल्व करना है ये हमको पता
नहीं रहेगा. So better ऐसे वाले क्वेश्चन में, for this type of question you have to solve using both the methods. जो आंसर रहेगा ऑप्शन में वो तुमको टिक करना है. समझ में आया? My preference is case 1. सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो प्रिंसिपल सेम ही रखो, चेंज ही नहीं करना है. फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा उसको देंगे. फर्स्ट प्रेफरेंस किसको? केस 1. सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल चेंज ही नहीं होगा. क्यों चेंज करें हम प्रिंसिपल? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ तो हुआ, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा. बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट ही हुआ है. प्रिंसिपल विल रिमेन कांस्टेंट. समझ में आया? सो फर्स्ट प्रेफरेंस केस 1 को दो, सेकंड प्रेफरेंस केस 2 को. हाँ बोलो. 1 साल है ना, थर्ड ईयर, 1 ईयर. PRN हमारा वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपॉन 100. PRN अपॉन 100. सिर्फ R को मैंने परसेंटेज में लिखा है, वो तुम डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो. समझा? थर्ड ईयर 1 साल का इंटरेस्ट. सो सॉरी, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मतलब 1 ही साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए इनटू 1 किया. ठीक है, बोलो समझ में आया? दोनों अजम्पशंस. प्रेफरेबली केस 1 ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस दो, केस 2 को सेकंड प्रेफरेंस दो. इन केस अगर दोनों भी ऑप्शन में हो, दोनों आंसर ऑप्शन में हो, तो कौन सा टिक करोगे फिर? केस 1. समझ में आया? ठीक है, सर बोलो. सर अगर हम पैसे अगर 4 इयर्स के लिए डिपॉजिट करते और नहीं, थे, 3 ही साल. अगर अच्छा, नहीं अगर तो अगर बोल रहे बाय ओके चांस, ओके. हाँ हाँ. हाँ, तो उसमें से 2 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और अनदर 2 इयर्स का इंटरेस्ट 10%, 10%. तो करेक्ट. कैसे है? बस इंटू 2 तो हो जाएगा. कैसे करेंगे? सेम ना, केस 1 आएगा यहाँ पे इंटू 2, केस 2 आएगा यहाँ पे इंटू 2. बाकी पहले 2 साल का तो ओके, यही रहेगा. नेक्स्ट 2 साल के हाँ लिए 2 इयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पे, तो 10 इंटू 2 होगा. जस्ट दैट प्रिंसिपल किसको अज्यूम करना है, उसमें भी 2 केसेस हमको लेनी पड़ेगी. बट सिंपल इंटरेस्ट से करना है, इसलिए इंटू 2 यहाँ पे होगा. इंटू 1 के जगह पे इंटू 2 हो जाएगा. समझ में आया? यस ठीक है. उसने क्या बोला समझ में आया? क्वेश्चन क्या था उसका कि 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, पहले 2 साल के लिए 5% पे, नेक्स्ट 2 साल के लिए 10% पे, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सेम ही है. इंटू 1 के जगह पे इंटू 2 करेंगे बस. समझ में आया? ठीक है, चलो विल एंड हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो. बाय सर. यस, बाय सर बाय. इसमें सी ऑप्शन होता बोथ वाला, तो वो टिक करते ना दोनों मिलके. एक सेकंड रुक जाओ शांत. यस सौरभ क्या बोल रहा है? ए में फर्स्ट केस, बी में सेकंड केस और सी में बोथ केस है, तो सी वाला ऑप्शन टिक करते ना डायरेक्ट, यानी ए दोनों में का आंसर. ए ऑप्शन का आंसर 14,400 है, बी का हाँ, 14,520 और सी में बोथ दिए ए एंड सी बी. में बोथ. बोथ थोड़ी हाँ, आएगा. नहीं बोथ आएगा कैसे ना. हो सकता है? अरे बट इस क्वेश्चन में बोथ कैसे आ सकता है? ये भी और ये भी दोनों दोनों थोड़ी राइट रहने वाले हैं. दोनों में से कुछ एक ही राइट रहेगा. सो बोथ यस ऑप्शन सर. आ ही नहीं सकता. बैंक तुमको ऐसे ऑप्शन देने वाली है क्या? तुम 14,400 भी ले सकते हो या फिर 14,520 भी ले सकते हो. सो बोथ तो नहीं आएगा इसमें. यस सर, ओके. इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं कि x की 2 वैल्यूज आई तो ये या बोथ.